बाजार बेफिक्र हो गया अब? एकदम बेफिक्र हो गया। और बुधवार को जो गिरावट हुई थी 2 दिन के अंदर में लगभग पूरी की पूरी रिकवर हो गई। इन 2 दिनों की गिरावट में जो है, जो 2 दिन पहले जो गिरावट, उसमें खरीदारी बहुत बढ़िया हुई है। इस गिरावट में खरीदारी मतलब हुई। मौके लोगों ने इसको जो है वाकई, जिसको कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो उस गिरावट में बहुत बढ़िया खरीदारी हुई है। ये खरीदारी क्यों हो रही है? मतलब अब लोगों को ट्रंप की चिंता नहीं है, लोगों को अब ईरान की चिंता नहीं है, लोगों को कच्चे तेल की चिंता नहीं है, लोगों को रुपया डॉलर की चिंता नहीं है। तो बाजार इस चीज़ को जानता है, क्योंकि बाजार को हम मानते हैं कि वो सर्वज्ञानी है, उसको पहले ही पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको ये आभास हो गया है कि ये मुद्दा अफेक्ट नहीं करने वाला है। अभी तक एफआईआईज भी नेट ग्रीन है, नेट बायर्स हैं हमारे अच्छा, बाजार में। जी। अच्छा, एफआई भी आने लगे हैं। भाई, जुलाई महीने में अभी तक नेट बायर्स बने हुए हैं। तो बड़ी बात है। तो बड़ी बात है। अदरवाइज तो वो खुलते ही सेल करते थे, लेकिन अभी तक नेट बायर्स बने हुए हैं और साथ में डीआई तो बाय कर ही रहे हैं। जब विदेशी ले तो हम लोग भी ले लेना चाहिए। एकदम एकदम। अभी भी मेरी जो पहली बेट होगी वो पीएसयू बैंक पे होगी। उसके बाद अगर जाना है तो मीडियम जो बैंक्स हैं, मीडियम कैप के, मिड कैप वाले, वो ज़्यादा सही लगेगा। ये तो देखिए पता ही है कि कुछ कंपनियों के नतीजे खराब आएंगे। उससे आप घबराइए नहीं। वो कौन सी कंपनियां होंगी? जो ऑयल सेंसिटिव, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां, उनके नतीजे खराब आएंगे। अच्छा, आईटी का क्या किया जाए? आईटी ने अभी तो जो 2 रिजल्ट आए हैं और कुछ इन लोगों ने एआई को लेकर भी, अब मुझे लगता है चीज़ें थोड़ा सेटल हो रही है, एआई वाली चीज़ें। हाँ, इसमें अभी रिसेंट के कुछ हफ्तों में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे डील्स जो हैं वो हमारी इंडियन कंपनीज भी कर रही हैं। कुछ कंपनियां हैं जो आईटी एडॉप्शन के मामले में दूसरों से बेटर परफॉर्म कर रही तो हैं। पैसा वैसा बचा कर रखे थे शेयर बाजार में लगाने के लिए, लगा दिए कि नहीं लगा दिए? जो बहुत लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि ट्रंप साहब का हमला रुक जाएगा, ईरान का हमला रुक जाएगा, हालात थोड़े से संभल जाएंगे, तब पैसा लगाना शुरू कर देंगे। मुझे तो लगता है लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाजार अब थोड़ा सा ठीक ठाक है, बड़ा ही बेफिक्र सा दिख रहा है। सावन की शुरुआत तो होगी, महीने के आखिर में चलकर बम बम भोले की गूंज महीने के आखिर में गूंजेगी, लेकिन शेयर बाजार बम बम अभी से दिखने लगा है। पर नहीं लगाएं तो लगाने की सोच लीजिए, और कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, तो हमें तो पता है नहीं। अनिल जी को बुला लिया है मैंने। अनिल जी इन सब चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं, वो जो चार्ट वार्ट दिखता रहता है, सब कुछ देखते रहते हैं यही, और उसके बड़े ज्ञाता हैं। और सेबी जो है ना, उन्होंने भी इनको सर्टिफाइड कर दिया है। तो ये जो बोलेंगे बड़े ऑथेंटिक सी बात होगी। बाकी लगाना आपका काम है, लेकिन इनसे पूछ लेते हैं पहले लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। तो अनिल जी, बाजार बेफिक्र हो गया अब? एकदम बेफिक्र हो गया। और बुधवार को जो गिरावट हुई थी 2 दिन के अंदर में लगभग पूरी की पूरी रिकवर हो गई। और बल्कि इन 2 दिनों की गिरावट में जो है, जो 2 दिन पहले जो गिरावट, उसमें खरीदारी बहुत बढ़िया हुई है। इस गिरावट में खरीदारी मतलब मौके लोगों ने इसको जो है वाकई, जिसको कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो उस गिरावट में बहुत बढ़िया खरीदारी हुई है। और इवन आज भी जो है बाजार बंद होते होते में भी बहुत बढ़िया खरीदारी हुई है। ये खरीदारी क्यों हो रही है? मतलब अब लोगों को ट्रंप की चिंता नहीं है, लोगों को अब ईरान की चिंता नहीं है, लोगों को कच्चे तेल की चिंता नहीं है, लोगों को रुपया डॉलर की चिंता नहीं है। हाँ, देखिए कच्चे तेल की चिंता तो काफ़ी हद तक दूर होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश की थी कच्चे तेल ने, 72 से लेकर के 80 तक की उछाल मारी, फिर वहाँ से गिर के फिर इस समय 75 के आसपास, 76 के आसपास आ गया। तो वहाँ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एक तो बढ़ा। दूसरी चीज़, अब एक ही समस्या बार बार बाजार को परेशान नहीं करती है। और तेल वाला जो मैटर है वो मुझे नहीं लगता कि कोई अब इतना बड़ा, जैसे जितना बड़ा ये मुद्दा हुआ था, अब दोबारा उतना बड़ा होगा। तो बाजार इस चीज़ को जानता है, क्योंकि बाजार को हम मानते हैं कि वो सर्वज्ञानी है, उसको पहले ही पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको ये आभास हो गया है कि ये मुद्दा अफेक्ट नहीं करने वाला है। और दूसरी तरफ इस गिरावट में वैल्यूएशन बहुत बढ़िया हो गए हैं। जो कंपनियां कभी बहुत ऊंचे दामों पर मिला करती थी, वो बहुत अच्छे रेट पर मिल गई हैं। प्लस दूसरी तरफ ये हुआ है कि इवन जो आईएमएफ ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट भी बताई है, वो भी 6% से ऊपर की है। और ये भी कहा है कि दुनिया का मतलब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक ये अभी भी रहेगी, इतनी सब कुछ उठापटक के बावजूद। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को जो है बिल्डअप कर रही हैं। और साथ में एक अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि अभी तक, अब आज शाम का डेटा आएगा तो पता चलेगा, अभी तक एफआईआईज भी नेट ग्रीन है, नेट बायर्स हैं हमारे बाजार में। अच्छा, एफआई भी आने लगे हैं। जुलाई महीने में अभी तक नेट बायर्स बने हुए हैं। तो बड़ी बात है। तो बड़ी बात है। अदरवाइज तो वो खुलते ही सेल करते थे, लेकिन अभी तक नेट बायर्स बने हुए हैं और साथ में डीआई तो बाय कर ही रहे हैं। जब विदेशी ले तो हम लोग भी ले लेना चाहिए। एकदम एकदम ले लेना चाहिए ना, एकदम ले लेना चाहिए। अब कहाँ लेना चाहिए? देखिए, मुद्दे की बात तो यही है। सेक्टर तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछले हफ्ते बात की थी जब अपने सिस्टर चैनल पे, तो कहा था कि इस हफ्ते आप रियलिटी सेक्टर पे ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा। और इस हफ्ते रियलिटी सेक्टर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, बहुत बढ़िया। एक दिन में 3-3, 3.5-3% का रिटर्न
सेक्टर के इंडेक्स ने दिया है। पता है, मैं वैसे रियलिटी सेक्टर को लेकर बहुत बुलिश हूँ। शेयर की बात नहीं कर, वैसे ही मुझे लगता है। जी। लेकिन खैर, शेयर बढ़ रहा है तो पैसा मिलना चाहिए। अब हमारे सहमत होने नहीं, उसे क्या होता है। दूसरा कौन सा सेक्टर है? दूसरा सेक्टर जो है वो ये कि असली अच्छा, रियलिटी में जो आपका ना जबरदस्त बढ़त हुई है, हाँ, हाँ। अब मौका है कि अब छोड़ दिया जाए? मौका है अभी भी? नहीं, अभी भी मौका है। अच्छा। अभी भी मौका है। अभी यहाँ से रियलिटी सेक्टर के जो बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनियां हैं उनमें बहुत अच्छी डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ, वो शेयर बाजार की डिमांड दिख रही कि उनके धंधे की डिमांड दिख रही नहीं है? नहीं, उनके धंधे की डिमांड का ही रिजल्ट शेयर बाजार में आता अच्छा। है। देखिए, उन्होंने कहा शेयर बाजार को जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पहले पता होता है। तो ये जो खरीदारी होती है वो बड़े इन्वेस्टर्स वो लोग करते हैं जिनको की बिजनेस की, व्यापार की अंदर की समझ है, अंदर गहन की समझ है। गहन समझ या गहन जानकारी है, दोनों बातें आप कह सकते हैं। उनको जो पता है वो रिटेलर्स को, आम आदमी को नहीं पता है। तो जो उधर चले वो हम भी चल लेते हैं तो साथ सीधी सी बात है कि जहाँ पे हाथी जा रहा है तो हम उसके पीछे पीछे चलें। तो हाथी को जंगल के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। तो उसी में। सिंपल तो सा अब बात है। रियलिटी के अलावा कहीं जाना हो तो? दूसरा है पीएसयू बैंक। आज देखिए, आज पीएसयू बैंक में इतनी बढ़िया खरीदारी हुई है कि क्या बताया जाए। लेकिन कभी कोई सरकारी प्राइवेट बैंक भी चल लेते हैं अच्छे से। हाँ, एकदम चल लेते हैं। लेकिन प्राइवेट में मैं अगर चलना चाहूँगा तो छोटे बैंकों की तरफ जाना चाहूँगा। प्राइवेट में मैं एचडीएफसी या जो बड़े बैंक हैं इनको अवॉइड करके अभी भी मेरी जो पहली बेट होगी वो पीएसयू बैंक पे होगी। उसके बाद अगर जाना है तो मीडियम जो बैंक्स हैं, मीडियम कैप के, मिड कैप वाले, वो ज़्यादा सही लगेंगे। अच्छा, ये सब जो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, सबको सरकार बड़ा मदद कर रही है, इससे कुछ फायदा? एकदम मदद कर रही है। इनमें भी डिमांड एक्चुअली आ रही है। लेकिन अभी जो जहाँ पर मोमेंटम, हम मोमेंटम की बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे अभी तुरंत निवेश करने से तुरंत फायदा होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आएगा। लेकिन अभी जो है, एक तो मेटल सेक्टर, जैसा मैंने कहा, मेटल सेक्टर में फिर से अब डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, तो मेटल सेक्टर ने क्यों? मेटल सेक्टर में क्या हो गया? मेटल सेक्टर में अब क्या होता है कि जब चीज़ें शांत होने लगेंगी तो कंजम्पशन फिर से चालू होगा। जब लड़ाई वड़ाई जब सेटल होगी ना तो कंजम्पशन फिर से चालू होगा, काम धंधा फिर से चालू होगा, तो इनके कंजम्पशन फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और आज देखिए, कॉपर ने बहुत बढ़िया उछाल मारा है। तो अब कॉपर से रिलेटेड शेयर जनता जानती है कौन से हमारे देश में है। तो वो कंपनियां जो कॉपर से जुड़े हुए माइनिंग में हैं, उसके प्रोसेसिंग में है, तो वो वहाँ पे एक अच्छा उछाल आज भी देखने को मिला है। और आने वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते के लिए मेटल सेक्टर जो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिटर्न देगा। इसमें थोड़ा सा डिटेल बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का क्या कहानी? चूँकि उसमें बहुत सारे उद्घाटन हो रहे हैं, नए नए प्लांट बन रहे हैं, सरकार इंसेंटिव दे रही है, करिए हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जीसीसी भी एक आ गया है। एकदम। इन सब से शेयर बाजार के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? एकदम ध्यान देना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आगे आने वाला सबसे बड़ा फ्यूचर का एक समझ लीजिए एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनने वाला है। क्योंकि देखिए, चाइना जो है, चाइना क्यों उसकी इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ गई? वो लगभग पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो हब बन गया था और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। अब इंडिया जो चाइना प्लस वन पॉलिसी की बात कर रहे थे, उसका एडवांटेज हम तब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक हम वो चीज़ें ना करने लगे जो चाइना कर रहा है। आज चाइना के पास जाते हैं तो उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें वो इतने एडवांस लेवल पे बनाता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोजिशन, जो इक्विपमेंट्स हैं या उनके जो चीज़ें हैं, उनको बनाने का बहुत बड़ा स्कोप है। स्किल्ड लेबर हमारे पास है, हमारे पास गवर्नमेंट का इंसेंटिव भी है। बस ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। अभी भी हम असेंबली मोड पे चल रहे थे कि भाई चाइना सामान लेके असेंबल करके बेचें। अब हमको चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग बेस पे आएँ। अब देखिए, पैनल्स हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ आईसीज नहीं बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत कुछ स्कोप बचा हुआ है और गवर्नमेंट यही चाह रही है कि अब आगे जो है इन सब चीज़ों पर प्रमोशन, इन्वेस्ट किया जाए। उसका कारण है, उसके दो कारण है। एक तो स्ट्रेटजिक उसका रीज़न भी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप फॉरेन कंट्री का हार्डवेयर यूज़ करते हैं ना, तो उसमें देखिए थोड़ी सी एक सेंसिटिव इशू भी आ जाते हैं कि भाई उस हार्डवेयर के अंदर वो कौन सी चीज़ डाल करके दें जिससे सुने नहीं थे सारी इन्फॉर्मेशन ऐप से जो है सो ईवी को बंद, ऑटो को बंद कर देते हैं। एकदम हो जाता था। यही नहीं, चाइना की कंपनी जो हुआई करके थी, वो अमेरिका में उन्होंने उसको बैन कर दिया। उनको था कि भाई जितने उसके कंपोनेंट हुआ करते थे वो सीक्रेटली सारा डेटा चाइना को भेजा करते थे। मेरे फोन में चाइनीज तो नहीं है ना? तो इस तरीके की नहीं, मतलब अब गवर्नमेंट नजर रखती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब वही चीजें गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ, स्पेशली क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ रहा है। हमारा देखिए डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो उनको जो इक्विपमेंट चाहिए वो चाहेंगे कि मैक्सिमम हमारे देश में बने हुए रहें, चाहे ताकि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी की तो वहाँ पे कहाँ पे जाएं? जो फर्स्ट हैंड कंपनियां हैं कि कंपोनेंट सप्लायर है, वहाँ पे जाएं या फिर बड़ी कंपनियों पर हमारे यहाँ जो शुरुआत होगी वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा शुरुआत होगी। क्योंकि अभी जिस कोई कंपनियों के पास
कुछ कंपनियों को छोड़ दें तो बाकी सबके पास प्राइवेट सेक्टर में इतना ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही इतनी स्किल है कि पूरा का पूरा एक बड़ा एरिया डेवलप कर सकें। तो पार्ट पार्ट में जाएंगे। जैसे मैंने देखा है बहुत से कुछ कंपनियां थी जो पहले ऑप्टिकल फाइबर बनाती थी केवल, अब वो रडार मैन्युफैक्चरिंग में आ गई हैं। उनको लाइटिंग की समझ है तो वो कुछ आपकी डिफेंस से रिलेटेड उन्होंने कुछ और भी इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए हैं, तो लेज़र वगैरह बीम बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो चूंकि एआई का यूज़ बढ़ रहा है, लगभग हर चीज़ स्मार्ट होती चली जा रही है। आप चाहे टीवी देखें, फ़ोन देखें या इवन घर के इक्विपमेंट देखें, रेफ्रिजरेटर देखें, सब कुछ स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। तो उस स्मार्ट के पीछे जो प्रोसेसर है, उसके से रिलेटेड जो मदरबोर्ड है, उसमें ढेर सारे जो पार्ट्स लगे रहते हैं, वो सब यहीं बनने की उस बनाने वाली कंपनियों पर आपको फोकस करना है। एकदम उन बनाने वाली कंपनियों पर अच्छा, एक चीज़ और, अब रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, जी। रिजल्ट आने भी शुरू हो गए, तो रिजल्ट को लेके जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए वहाँ पैसा लगाएं, नतीजे खराब आए वहाँ से दूर रहें, ये वाला फॉर्मूला ठीक है कि नहीं? कुछ कंपनियों के नतीजे खराब आएंगे तो सबको पता ही है जी। एकदम, ये तो देखिए पता ही है कि कुछ कंपनियों के नतीजे खराब आएंगे। वो उससे आप घबराइए हाँ, नहीं। वो कौन सी कंपनियां होंगी? जो ऑयल सेंसिटिव, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां, उनके नतीजे खराब आएंगे। लेकिन अब अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, यानी बिजनेस मॉडल अच्छा है, डिमांड है और किसी वजह से दो कारण होते हैं। अगर सेल्स गिर रही है तो फिर तो उस कंपनी से दूर रहें, लेकिन सेल्स बढ़ रही है और उधर रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया था लड़ाई की वजह से, इस वजह से उसके मार्जिन कम हो गए हैं, तो फिर मौका है आपको वहां पे खरीदने। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया कि उसका प्रॉफिट डाउन हुआ है। हाँ। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से तो मत घबराइए, तब तो आपके लिए मौका है। हाँ। क्योंकि अब इनपुट कॉस्ट कम हो चुकी है। अगर सेल्स बढ़ रहा है तब वो जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, देखो ऑटोमोबाइल की इतनी ढेर सारी कंपनियां आप देखें इंडिया में, रोज मतलब हर 3 महीने में आप देखेंगे नई कार कंपनी या नए नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, नई नई चीजें। तो टायरों की डिमांड तो चाहे कंपनी कोई भी, टायरों की डिमांड तो 4-4 पहिए लगेंगे, 5 एक स्टेपनी भी रहेगी तो 5-5 लगेंगे। अब टायर बनाने वाली कंपनियों के सेल बढ़ रहे हैं। इवन अगर ईवी भी बनेगी तो भी टायर तो चाहिए, तो वो एक स्टेबल डिमांड है। अब उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं ऑयल से ही सीधे सीधे लिंक है उसका, तो उनकी कॉस्ट मार्जिन थोड़ी दबी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर उन कंपनियों में हमें डिमांड बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा पेंट के कंपनियां हैं जिनकी एक स्टेबल डिमांड। तो इस तरीके के आप सेक्टर पर ध्यान दें जहाँ पर आपको मौके मिल सकते हैं। अच्छा, आईटी का क्या किया जाए? आईटी ने अभी तो जो 2 रिजल्ट आए हैं और कुछ इन लोगों ने एआई को लेकर भी, अब मुझे लगता है चीज़ें थोड़ा सेटल हो रही है एआई वाली चीज़ें। हाँ, इसमें अभी रिसेंट के कुछ हफ्तों में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे डील्स जो हैं वो हमारी इंडियन कंपनीज भी कर रही हैं। कुछ कंपनियां हैं जो आईटी एडॉप्शन के मामले में दूसरों से बेटर परफॉर्म कर रही हैं। वो तेज़ी से अपने आप को ढाल रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ कर रही हैं, उनकी डील भी बढ़िया बढ़िया हो रही है। तो उन कंपनियों में थोड़ा सा मौका ज़रूर मिलता है। हालांकि अभी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, अभी भी उनको वॉच कर और एंड वेट वाले ही समय में रखूंगा। अगर ये कहा जाए कि आईटी कंपनियां में जो गिरावट, बेतहाशा गिरावट थी, वो शायद थम जाए। हाँ, ग्रोथ की बात अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी हो, की बात अभी नहीं करेंगे, थमने की बात की जा रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गया है ट्रेडिशनल बेसिस के ऊपर में, लेकिन अब हमें अट्रैक्टिव नहीं होना है। अभी अट्रैक्टिव इसलिए नहीं होना है कि जो पुराना बेसिस था वो तो बेसिस ही खत्म हो गया। अब इनके रेवेन्यू मॉडल बदल जाएंगे। उस बदले हुए रेवेन्यू मॉडल में कितना धंधा कर पाते हैं, मॉडल में कौन कितना कमा पाएगा, कौन कितना अर्न कर पाएगा, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। और जब बताएगा तो वो चार्ट पे दिखाई देगा। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड वाले पैसे फिर से लगाने लग गए? हाँ, एकदम लगाने लग गए। मतलब क्या उनको लग गया कि मामला सुधर गया? हाँ, मतलब देखिए क्या था कि तो जिन लोगों ने एसआईपी रोक रखी है सब फिर से शुरू कर दें? नहीं, शुरू कर चुके हैं मेरे ख्याल से जो लोग हैं। और देखिए एसआईपी तो वैसे भी कभी रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, एसआईपी का पर्पज ही अलग है। देखिए ट्रेडिंग का पर्पज अलग है, एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। और एसआईपी का बेनिफिट ही वही है कि आप बाजार गिरावट में आप लगाते रहें तभी तो आपकी एवरेज कम होगी। अब आप गिरावट के समय में आप एसआईपी लगाना बंद कर देंगे, जब फिर बाजार ऊपर भाग जाएगा फिर शुरू करेंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ट्रेडिंग ना करें एसआईपी। तो म्यूचुअल फंड वाले के पास जो कैश वैश पड़ा था आना शुरू हो जाएगा, एकदम लगना शुरू हो चुका है। जो बाजार पे खरीदारी दिख रही है वो उन्हीं की दिख रही है। उनका पसंदीदा क्या है? ये सेक्टर जो मैं बता रहा हूँ ये उन्हीं के पसंदीदा सेक्टर है ना, क्योंकि उनके खरीदने से ही तो ये बढ़ते हैं। हमारे आपके खरीदने से कहाँ बढ़ने वाले हैं ये? हम लोग 2-4 रुपए लगाने वाले हैं वो लोग। तो वो क्या है कि जब वो खरीदते हैं तो वहीं से चार्ट पे दिखाई देता है कि हाँ देखिए इस सेक्टर में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक बार बड़ा अच्छा समझाया था अल नीनो का। जी,
अब तो 40% डेफिसिट था मानसून पिछले महीने, जी अभी तो 2-4 दिन में डेफिसिट घट के 5% 10% हो गया। एकदम। अल नीनो का खतरा टल गया है। फर्टिलाइजर कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां, रूरल डिमांड वाली कंपनियां, उन सब में जो संकट के बादल थे वो बादल अब हट गए हैं। देखिए अगर चूंकि ये एक इन्वायरमेंटल ये एक कॉन्सेप्ट है एल नीनो, तो एल नीनो का खतरा तो नहीं टला है, उसको वो काउंटर हो रहा है हमारे जो हमने उस समय बात की थी इंडियन ओशन डायपोल। तो आईओडी हमने उस समय बात की थी कि जब ऐसा होता है तो हमारे तरफ दूसरा एक एंटी एल नीनो बन जाता है। एंटीबायोटिक है वो। हाँ एंटीबायोटिक है वो इंडियन, वो देखिए प्रकृति कैसे बचाती है हमारे देश को कि एक तरफ से एल नीनो का खतरा जब आता है तो दूसरी तरफ इंडियन ओशन में यहाँ पर डायपोल बन जाता है इसके बीच में, तो वहाँ से फिर हमें एक रिलीफ मिलता है। तो ये जो रिलीफ मिल रहा है वो वहाँ से मिल रहा है हमें। लेकिन इसमें खतरा क्या होता है कि इरेटिक मानसून ज़्यादा हो जाता है। इरेटिक मानसून में बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो मतलब कि जिस फसल पे जहाँ पे जब हाँ, जितनी बारिश होनी चाहिए वो हो रही कि नहीं हो रही, वो नहीं, ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट। ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेड बारिश होनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर उसमें नुकसान होने की हालांकि इसमें एक संभावना और चीज़ है है। जी कि अब हम लोग जो है डिमांड मानसून से बहुत पहले की तरह निर्भर अब नहीं रहा है। नहीं रह गए एकदम। क्योंकि अब लोग जो है सो चावल दाल की खेती के बजाय ऐसी खेती करते इसका मानसून से बहुत लेना देना है लेना नहीं। देना नहीं और है, दूसरा कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। सुविधा। लेकिन एक जो समस्या उभर करके आ रही है वो आ रही है कि अनकंट्रोल्ड बारिश वाली जो है कि अचानक से बाढ़ आ जाने वाली सिचुएशन, वो उससे वो नुकसान करेगी। देखिए सिंचाई का तो प्रोग्राम बना लिया हालांकि गया है। बाढ़ का भी एक अलग हिसाब किताब है। हाँ एक शहर है जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है तो उस साल दिवाली नहीं मनाई जाती है, क्योंकि बाढ़ आती है ना तो बहुत ज़्यादा फंड आता है, तो उससे लोगों के हाथ में पैसा आता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। खैर, लेकिन आपने कई सारे सेक्टर बताए। जी आपके पास पैसा है तो अनिल जी की बातों को सुन लीजिए, अपना दिमाग लगाइए, जरूरत पड़े तो किसी और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ लीजिए और पैसा लगा दीजिए। अब बाजार गिरने होने का इंतजार मत रहिए। वो बम गिराए, रॉकेट गिराए, मिसाइल गिराए, अमेरिका ईरान गिराते रहने दीजिए। अपना पैसा लगाइए, धीरे धीरे लगाते रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा। और बाजार यहाँ से बम के मूड में अभी तक दिख रहा है।